जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगदा सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में गुप्त काल का दूसरा भाग आप देखेंगे। और गुप्त काल के साहित्य में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि उसके साहित्य और प्रशस्तियां क्या थी, और गुप्त काल के साहित्य में स्मृति ग्रंथ की क्या अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। तो चलिए हम लोग गुप्त काल के साहित्य के बारे में कुछ जानकारी लें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दूसरा भाग है और जिसमें आप साहित्य के बारे में बहुत बड़े पैमाने में जानकारी लेंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आपको लॉन्ग आंसर में लिखना होगा तो इसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसे आप लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। गुप्त काल के साहित्य को अलग अलग भागों में भी डिवाइड किया गया है। वो कौन से भाग हैं वो भी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि गुप्त काल की सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो गुप्त काल में ही अधिकांश पुराणों का संकलन हुआ। प्रारंभ में पुराण रचना में चारण लोग जुड़े हुए थे। उन चारणों में लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा प्रमुख हैं। अधिकांश पुराणों से वे जुड़े हुए थे, इसलिए वो आगे चल के पुराणों के रचयिता माने गए, यानी कि ब्राह्मणों को ही पुराणों की रचना के लिए सबसे पहला काम दिया गया। गुप्त काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का अप्रतिम विकास हुआ। संस्कृत का प्रयोग शिलालेख, स्तंभलेख, दानपत्र, दानलेख, इसी भाषा में इस युग के महान कवियों और साहित्यकारों ने अपनी अनेक कालजयी रचनाओं का प्रणयन किया। इस काल में एक और प्रतिभाशाली सम्राट हुए तो दूसरी ओर कवि, गद्यकार, वैज्ञानिक एवं नाट्य ग्रंथों के प्रणेता भी अभिभूत हुए। गुप्तकालीन साहित्य को निम्नांकित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्रशस्तियां, काव्य ग्रंथ, नाटक, नीति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, कोश, व्याकरण, दर्शन ग्रंथ और विज्ञान। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस साहित्य में वो है प्रशस्तियां। तो चलिए हम लोग जाने कि प्रशस्तियों का मतलब क्या है, प्रशस्तियां क्या होती हैं। तो गुप्त सम्राटों की उपलब्धियों शिलाओं, स्तंभों और सिक्कों में विदित होती हैं। हरिसेन ने त्याग प्रशस्ति की रचना की। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन है। हरिसेन की शैली आलंकारिक थी। उन्होंने गद और पद दोनों को अपनाया। इस अभिलेख की कई पंक्तियां खंडित हो चुकी हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का परराष्ट्रीय मंत्री वीरसेन भी कवि थे। उसके उदयगिरी के शैवलेख की रचना की थी। गिरनार पर्वत और भीतरी स्तंभ पर स्कंदगुप्त की विजय और उपलब्धियां अंकित है। मंदसौर का सूर्य मंदिर अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है। इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। वेदवी रीति में निबंध यह शैली कहीं कहीं कालिदास की शैली का स्मरण कराती है। अभिलेख के प्रारंभिक भाग में लाट प्रदेश यानी दक्षिणी गुजरात की प्राकृतिक छटा का निरूपण है। इसमें मालवा के दशपुर नगर का भी सजीव चित्रण मिलता है। वत्स भट्टी द्वारा इस नगर में निवास करने वाली पट्टवाई श्रेणी यानी बुनकर समिति के आदेश के कारण इस प्रशस्ति का निर्माण किया गया। वासुल ने मंदसौर नरेश यशोवर्मन की उपलब्धियों का वर्णन मंदसौर के स्तंभ लेख में किया है। इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि यशोवर्मन जो प्रारंभ में गुप्तों का सामंत था, अपनी शक्ति में अभिवृद्धि कर ली थी और स्वतंत्र शासक बन गया। काव्यमय शैली सिर्फ अभिलेखों में ही दिखाई नहीं देती वरन सिक्कों पर भी दिखाई देती है। काव्य ग्रंथ और नाटक संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु समस्त भारतीय साहित्य में कालिदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कालिदास के स्थान, काल एवं वंश की जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसकी रचनाओं को विद्वानों ने भास के बाद की रचना मानी है। उसने संभवतः अपनी कृतियों को सृजन चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में किया। कालिदास का उज्जैन के प्रति लगाव यह सूचित करता है कि चंद्रगुप्त के संरक्षण में उन्होंने अपनी काफी समय व्यतीत किया। कालिदास एक कवि और नाटककार दोनों ही दृष्टियों से सफल और बेजोड़ थे। कालिदास के 4 काव्य ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव एवं रघुवंश तथा 3 नाटक माल विकांदेमित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम अब तक का प्रमुख नाटकों में से एक माना जाता है।
ऋतुसंहार उनकी प्रथम रचना लगती है, जिसमें उन्होंने यौवनावस्था में लिखा हुआ है। कुछ विद्वान ऋतुसंहार को अत्यंत सामान्य और नैतिक गुणों से रहित रचना मानते हैं। इस संबंध में कहा गया है कि युवावस्था व प्रौढ़ावस्था की रचनाओं में अंतर होना स्वाभाविक था। पाश्चात्य इतिहासकार जैसे वर्जिल, गेटे, टेनिसन की रचनाओं में यह बात देखी जाती है कि इससे 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता है और कवि ने इसके द्वारा प्रकृति का श्रृंगारिक, सहज एवं स्वाभाविक वर्णन किया है। संपूर्ण काल में युवक युवतियों के प्रेम के साथ ऋतुओं के परिवर्तन के संबंधों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है मेघदूत। एक गीति काव्य है जो अपनी कोटि की सर्वोत्तम रचना मानी जाती है। यह कालिदास की काव्य कला का सुंदर उदाहरण है, जिसमें प्रकृति के सौंदर्य का भी चित्रण किया गया है। हिमालय की सुंदर छटा व बसंत ऋतु का वर्णन इसमें मिलता है। ऋतुसंहार की तुलना में मेघदूत निसंदेह प्रौढ़कालीन रचना है। काव्य होने पर स्वामी शिव द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वासित यक्ष को वर्षा काल में अपनी पत्नी का स्मरण करता है और मेघ से अपनी भार्या के पास समाचार ले जाने का अनुरोध करता है। कुमार संभव के बारे में इतिहासकार का यह अनुमान लगाते हैं कि इसका प्रणयन संभवतः कुमार गुप्त के जन्म के अवसर पर हुआ था। कुमार संभव में 17 सर्ग है, जिनमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा उसके द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन है। रघुवंश कालिदास का सर्वोत्तम महाकाव्य है, जिसमें इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है, जिसमें 19 सर्ग है, जिसमें राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम के वंशजों के चरित्र का वर्णन किया गया है। रघुवंश में सभी प्रधान रसों शांत, वीर, श्रृंगार आदि का समावेश है। मालविकांगे मित्रम को ऐतिहासिक नाटक कहा जा सकता है। इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रसंग वंश पुष्यमित्र सुंग की यवन युद्ध एवं उर्वशी की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। अभिज्ञान शकुंतलम समस्त संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। समस्त संस्कृत साहित्य ही नहीं, यदि इस विश्व की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जा सकता है तो वो असंगत ना होगा। इस प्रसंग में एक विद्वान के यह विचार उल्लेखनीय है कि काव्य में नाटक मनोरम होते हैं और नाटकों में सर्वाधिक मनोरम अभिज्ञान शकुंतलम है। इसमें 7 अंक हैं, जिनमें दुष्यंत व शकुंतला की प्रणय कथा का चित्रण है। इसमें प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसे मानवीय गुणों पर अधिक जोर दिया गया है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि कालिदास ने कुंतलेश्वर दौत्य या कुंतलेश्वर दत्त नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, परंतु दुर्भाग्यवश इसकी कोई भी कृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को अपनी नाती प्रवरसेन द्वितीय का शिक्षक नियुक्त किया था। इसी वाकाटक नरेश ने सेतुबद्ध की रचना की थी। भास संस्कृत नाट्य परंपरा के प्रथम नाटककार हैं। भास के रचना काल के विषय में मतभेद है, किंतु अधिकांश विद्वान उन्हें इसी युग से संबंधित मानते हैं। स्वप्नवासवदत्ता भास की अनुपम रचना है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा नाटक, पचरात्र्य, प्रतिज्ञा, सौगंध राधारायण इसकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने 1912 में भास के 12 नाटकों का प्रकाशन किया था। शूद्रक का मृच्छकटिकम भी गुप्त युग का प्रमुख नाटक में से एक है। इसका नायक चारुदत्त एवं युवा ब्राह्मण है जो सार्थवाह है और उज्जैनी की वैश्या वसंत सेना पर आश्रित है। इस नाटक में समकालीन समाज एवं संस्कृति का यथार्थ चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में तात्कालीन न्यायिक प्रक्रिया का भी चित्रण हुआ है। शूद्रक की लेखनी यथार्थवादी व चित्रात्मक है। उसने राज किया है। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम का लेखक विशाखदत्त भी गुप्त काल से संबंधित है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन माना गया है।
देवी चंद्रगुप्तम की मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं हुई है। इसके कुछ अंश नाट्य दर्पण में व श्रृंगार प्रकाश में मिलते हैं। इसमें रामगुप्त नामक गुप्त नरेश का शक शासक द्वारा पराजित होना बताया गया है। अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को समर्पित करने के लिए बाध्य होना, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक्राज की हत्या करना, रामगुप्त का वध कर ध्रुव देवी के साथ विवाह आदि घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस प्रकार देवी चंद्रगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है। मुद्रा राक्षस भी ऐतिहासिक नाटक है। इसमें चाणक्य का कूटनीतिक कौशल बताया गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो है स्मृति ग्रंथ। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि स्मृति ग्रंथ में है क्या। तो गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर बाद की प्रमुख स्मृतियों यानी याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन का निर्माण हुआ। यद्यपि इन स्मृतियों का काल निर्धारण कठिन है, फिर भी अधिकतर इतिहासकारों की यह मान्यता है कि इनको इसी काल में लेखबद्ध किया गया। मनुस्मृति का महत्व स्मृति साहित्य में सर्वाधिक है। अन्य स्मृतियों की रचना इसी को आधार बनाकर की गई। याज्ञवल्क्य स्मृति का महत्व व्यावहारिक दृष्टि से अधिक है। इसमें कहीं कहीं मनुस्मृति से साम्य और कहीं कहीं विरोध भी मिलता है। मनु के समय के सामाजिक अवस्था में इस समय तक काफी परिवर्तन आ गए थे। इस परिवर्तनों को पुनः संगठित रूप प्रदान करने के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रणयन किया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य शास्त्र, भ्रूण विज्ञान आदि सभी पक्षों से संबंधित विवरण मिलता है। इस ग्रंथ की वैज्ञानिकता व पक्षपात रहित दृष्टिकोण के कारण इस ग्रंथ को संपूर्ण भारत में मान्यता प्राप्त हुई। हिंदू विधि का दाई भाग भी आज भी इसकी प्रमुख टीका मीटाक्षरा पर आधारित है। नारद, बृहस्पति व कात्यायन की स्मृतियों में नारद स्मृति ही पूर्ण रूप से प्राप्त हुई है। इसे जाली ने संपादित किया। बृहस्पति व कात्यायन की स्मृतियों के टीकाकारों व निबंधकारों के उद्धरण के रूप में की गई थी। मनु या याज्ञवल्क्य की तुलना में नारद स्मृति में व्यवहार यानी कानूनी व न्यायिक विचारों की प्रधानता है। व्यवहार संबंधी विवरणों को पुनः दिखाया गया है। अन्य विषयों पर नारद ने प्रसंगवश ही विचार व्यक्त किया है। नारद, बृहस्पति व कात्यायन तीनों स्मृतियों में कानून के दोनों पक्षों दीवानी व फौजदारी का विवेचन किया गया है। नारद स्मृति में न्याय शासन, कचहरी का संविधान, प्रमाणों का स्वरूप, गवाह, व्यवहार के 18 शीर्षक आदि का उल्लेख है। बृहस्पति स्मृति की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी तक हो चुकी थी। बृहस्पति मनु व याज्ञवल्क्य से परिचित थे और उनका काल 200 ईस्वी से 400 ईस्वी मध्य माना जा सकता है। बृहस्पति स्मृति को 7 भागों में विभाजित आद कर्मकांड, पाश्चात्य कांड, स्मृति का अधिकांश भाग व्यवहार से संबंधित है। बृहस्पति ही प्रथम कानून निर्माता थे जिन्होंने दीवानी या फौजदारी मुकदमों में स्पष्ट विभाजन किया। उन्होंने मुकदमों के 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें अर्थ समुद्भव या दीवानी व हिंसा समुद्भव या फौजदारी। धन संबंधी मुकदमों की संख्या 14 है और हिंसा से संबंधी मुकदमों की 4। याज्ञवल्क्य व नारद की तरह बृहस्पति ने कुल, श्रेणी, गण आदि कई प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। बृहस्पति ने 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, जिसमें प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रिता और शासिता। न्यायिक प्रक्रिया के प्रारंभ से अंत तक बृहस्पति इतना विस्तार से बताते हैं कि उनकी तुलना आधुनिक न्याय शास्त्र से की जा सकती है। कात्यायन स्मृति में व्यवहार के 4 अंग धन, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, न्याय भवन, सभासद, वादी की परखने के तरीके, प्रतिवादी, गाही, प्लानेट या प्लांट
की विशेषता और दोष, कानून के 18 शीर्षकों, उत्तर के विभिन्न प्रकार, दिव्य लिखित प्रमाण आदि का उल्लेख हुआ है। कात्यायन ने स्त्री धन के कई प्रकार बताए हैं, जिसमें नीति ग्रंथ महत्वपूर्ण है, जिसमें गुप्त काल में कामदक ने कामंदिकीय नीतिसार की रचना की। कामदक के राजनैतिक विचारों का आधार कौटिल्य अर्थशास्त्र है। कामदक के ग्रंथ में तत्कालीन राज्य व्यवस्था व प्रशासन की रूपरेखा प्राप्त होती है। हितोपदेश व पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई। इनमें कहानियों के माध्यम से नीति का उपदेश दिया गया है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। संसार की अधिकांश भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है। पंचतंत्र वर्तमान में भी एक लोकप्रिय ग्रंथ है। कोश और व्याकरण। प्राचीन काल से ही भारत में कोश निर्माण की परंपरा चली आ रही है। यास्ककृत, निघंटु और निरुक्त में वैदिक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। गुप्त काल में अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। गुप्त काल में भट्टी, भौमक आदि व्याकरण के विद्वान थे। भर्तृहरि भी इसी काल में हुए। नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक एक महत्वपूर्ण रचना है। चंद्रगोमिन ने चंद्र व्याकरण की रचना की। इसका शैली पनिनी के अष्टाध्यायी से पृथक है। इसका एक अनुवाद तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है। दर्शन ग्रंथ। गुप्त काल में दर्शन से संबंधित भी बहुत से ग्रंथों का प्रणयन हुआ। इस समय तक ब्राह्मण में बौद्ध दर्शन का विकास हो चुका था। दोनों संप्रदायों के लोगों में शास्त्र होता था और सांख्य दर्शन से संबंधित ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका भी गुप्त युग की रचना थी। बहुत से दार्शनिक ग्रंथों पर महाभाष्य लिखे गए हैं। पतंजलि के महाभाष्य पर भी टीका लिखी गई है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा तथा बादरायण के उत्तर मीमांसा पर भाष्यों की रचना हुई। दिडंडनाग ने प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश आदि ग्रंथ लिखे। उदयोत्तर ने न्याय भाष्य पर न्यायवार्तिका या न्यायवार्तिक नामक टीका लिखी। वैशेषिक दर्शन पद्धति पर आचार्य प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक ग्रंथ लिखा है। चंद्र ने दश पदार्थ शास्त्र की रचना की है। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं और उनके 2 उपशाखाएं विकसित हुई। हीनयान की शाखाएं थी थेरवाद, स्थैर्यवाद और वैभाषिक यानी सर्वास्तिवाद, और महायान की थ्रीम, माध्यमिका और योगाचार। असंग जो योगाचार से संबंध वर्ज छेदिका टीका, योगाचार, भूमि शास्त्र नामक ग्रंथ लिखे थे। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश की रचना की। बोध घोष ने विशुद्ध धिमग्ग नामक ग्रंथ रचा, जिसमें शील, समाधि आदि की विवेचना की गई है। बौद्ध ग्रंथ विनय पीटक पर सम्मत पाशादिका टीका की रचना की गई। बुद्ध घोष ने सुमंगली विलासिनी की भी रचना की। यह दिग् निकाय संबंधित सुवर्ण प्रमास, राष्ट्रपाल, परिप्रेक्षा आदि बौद्ध कृतियों का भी निर्माण किया गया। बहुत से जैन ग्रंथ भी गुप्त काल में लिखे गए। जैनाचार्य सिद्धसेन ने तत्वानुसारिणी तत्वार्थ टीका नामक ग्रंथ की रचना की। गुप्त काल में शैव न्यायारों और वैष्णव आलवारों ने तमिल भाषा में बहुत से भक्ति से संबंधित पदों की रचना की। तमिल के साथ साथ अपभ्रंश व प्राकृत भाषा का भी विकास हुआ। प्राकृत भाषा के सेतुबद्ध व गौड़वहु भी गुप्तकालीन ग्रंथ है। सेतुबद्ध प्रवर सेन का लिखा हुआ है। गौड़वहु का लेखक वाकपन टीराज है। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो थोड़ी सी आपको टफ लगेगी, क्योंकि इसमें 50% जो वर्ड है या भाषा है वो संस्कृत में है, और डेफिनेटली उस जमाने में गुप्त काल की जो बातें थी वो संस्कृत में होती थी। इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा जानने में और पढ़ने में समस्या होगी, याद करने में भी समस्या होगी।
परंतु आपको गुप्त काल के साहित्य के बारे में जानना है तो ये ऑथेंटिक बातें हैं। अगर आप ये बातें याद नहीं करेंगे तो गुप्त काल के साहित्य के बारे में बहुत हद तक नहीं जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख लेंगे तो आपको संस्कृत भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी।